मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर बने हुए हैं। अनुभव आजमगढ़ से हैं और प्रतापगढ़ से विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आजमगढ़ पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी, लेकिन विधान परिषद में किस तरीके से कमल खिला पाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। हाँ देखिए, ये इसीलिए महत्वपूर्ण सीट हो गई ना आजमगढ़ की एमएलसी की, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में तो एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसलिए जब एमएलसी के चुनाव हुए तो उन्होंने क्या किया, रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत को अपने पूर्व विधायक को कैंडिडेट बना दिया। और यहाँ हम जब इलेक्शन कवर करने आए तब तक तो ये लग रहा था कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला होगा, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीजेपी के बागी विक्रांत यानी एमएलसी यशवंत के बेटे के बीच। पर जब वोटिंग हुई जिस दिन, उस दिन तो ये लगा कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ केवल दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी का बागी लड़ रहा है। तो अभी विक्रांत जो यशवंत सिंह के बेटे हैं वो अंदर गए हैं, भीतर गए हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग जो 14 राउंड टेबल बनाए गए हैं, 14 टेबल लगाई गई है। आजमगढ़ मऊ की पूरी काउंटिंग देखिए, ये एफसीआई गोदाम है बेलैसा का, यहीं पर हो रही है और कुल 5990 वोट पड़े थे। तकरीबन 4238 वोट आजमगढ़ में पड़े थे और 1712 जो है वो मऊ में पड़े। तो अभी केवल टेबल लगाई गई है जो हम कहें यहाँ पर, और 14 टेबल लगाई, एक ही राउंड में सारी वोटिंग हम कहें काउंटिंग होगी। और क्या काउंटिंग किस तरीके से होती है तमाम सारे हमारे सहयोगी बता भी रहे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वरीयता का प्रेफरेंशियल इलेक्शन कहलाता है, यानी जो वोटर होता है वो कहीं ईवीएम पर नहीं जाता है वोट डालने, वो एक बैलेट पेपर दिया जाता है, मतपत्र, उस पर प्रेफरेंस लिखता है 1 2 3 4 और चाहे तो वो केवल एक ही लिख सकता है, अगर उसकी मर्जी है। अगर 5 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 5 लिख सकता है। अब गिनती कैसे होती है, सबसे महत्वपूर्ण है इसकी गिनती, वरीयता के क्रम में गिनती होती है। और मान लीजिए यहाँ पर 5 उम्मीदवार हैं अभी मैदान में, उनमें सबके नाम के जैसे टेबल लगाई गई है तो सबके नाम के एक एक बंडल बनेंगे, यानी जिसको प्रेफरेंशियल वोट 1 1 1 1 जिसको मिला होगा, सारे बंडल एक बना लिए जाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हर ब्लॉक्स में जो वोट पड़े, सारे वोटों को एक साथ, जो बैलेट पेपर है उनको मिला लिया जाता है, जिससे पता ना चल सके कि किस ब्लॉक का क्या वोट है, कहाँ का क्या बैलेट पेपर है। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके नाम, जिसके प्रेफरेंस 1 होगी, सबके अलग अलग नामों के आगे वो बैलेट रख दिए जाएंगे। उसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमें तो यहाँ पर केवल बीजेपी और बीजेपी बागी के बीच ही यहाँ चुनाव नज़र आया, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर 9 तारीख को जब वोट डाले गए थे तब कवर किया था और यही चीज़ सामने आई थी। 5990 तकरीबन 98% के आसपास यहाँ पर वोटिंग उस दिन हुई थी। और अब काउंटिंग की बारी, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, यहाँ मीडिया को कह रहे हैं कि आप कैमरा तो ले जाइए पर मोबाइल मत ले जाइए, लेकिन शायद अगर अब मोबाइल नहीं ले जाएगा तो फिर किस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये इन लोगों को लग रहा है कि खाली कैमरे से सब काम हो जाएगा। इसीलिए अभी फिलहाल जिलाधिकारी भी भीतर है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि अगर दूसरी जगह अलाउ किया जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर भी अलाउ करें। और अगर मान लीजिए मोबाइल आप नहीं ले जाने देंगे तो फिर जर्नलिस्ट और अन्य जो लोग हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। तो इसको लेकर थोड़ी बातचीत ज़रूर अभी हो रही है। पर ये ज़रूर है कि ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी का पूरा स्टेक लगा हुआ है। क्यों स्टेक लगा? 10 में एक भी सीट आप जीत नहीं पाए। यहाँ पर आपके एमएलसी हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं विजय बहादुर पाटिल। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सीट पर सभी की निगाहें अनुभव टिकी हुई है। लगातार अब अपडेट देते रहिएगा। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों के लिए हर एक बड़ी खबर भी हम लेकर आ रहे हैं कि कौन कहां पर आगे चल रहा है, कौन चल रहा है पीछे। ग्राउंड पर मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। विवेक, देखिए प्रतापगढ़ पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर है राजा भैया का प्रभाव। अब उनकी पार्टी भारी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी पर, या भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है, कुछ देर में साफ हो जाएगा। विवेक, बिल्कुल प्राची, देखिए प्रतापगढ़ में जहां काउंटिंग चल रही है, मैं बाहर खड़ा हूं, आपको नज़ारा दिखा देता हूं दर्शकों को। हमारे ये अपनी कोठी भवन है जहां पर काउंटिंग चल रही है। अभी ये जो अंदर से सूचना आई है, डीएम एसपी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं। जो सूचना आई है वो स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं, यानी अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। जो बैलेट बॉक्स हैं, यानी जिन बॉक्स में बैलेट रखे हुए हैं वो बाहर लाए जा रहे हैं। 18 मतपेटियों में बैलेट रखे गए हैं और 3 राउंड में यहाँ की मतगणना होगी। मेन यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, यानी अक्षय प्रताप सिंह जो राजा भैया की पार्टी है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उससे प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से हरि प्रताप सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से विजय यादव हैं, यानी तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन मिला के सिर्फ 2 सीटें मिली थी। प्रतापगढ़ हमेशा से राजा भैया का गढ़ रहा है और इस चुनाव में भी यहाँ पर प्रभाव उनका देखने को मिल रहा है। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, वहाँ पर भी प्रतापगढ़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था राजा भैया का, यहाँ जो प्रभाव है उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो अभी
अभी काउंटिंग शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि अक्षय प्रताप सिंह जब बैलेट खुलेंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी, तो अक्षय प्रताप सिंह निश्चित तौर पे यहाँ पे, ऐसा इन लोगों का दावा है, जो यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग भी ये मान रहे हैं कि अक्षय प्रताप सिंह निश्चित तौर पे पहले से दौर से आगे रहेंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर जो आम चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोगों में चर्चा है, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं, काउंटिंग में जो तमाम। और विवेक, जो आप चर्चा की बात कर रहे हैं, देखिए वही हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप आगे चल रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी आ रही है विवेक। जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग अभी शुरू हुई है, जो बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, मतपेटियां हैं वो खुल रही हैं। आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर अभी बाहर यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अब वो अंदर, चूंकि 18 टेबल बनाई गई हैं, जो कुल वोट हैं यहाँ पर वो 2815 है, लेकिन 2794 वोट पड़े थे और 17 विकास खंड में चुनाव हुआ था और एक जो पंचायत सभागार है, यानी 18 जगह पर जो काउंटिंग हुई थी, जो काउंटिंग हो रही है वो तो एक सेंटर पर हुई, लेकिन 18 जगहों पर वोट डाले गए थे और 3 चरणों में होगी। 3 चरण यानी करीब 2700-2800 वोट काउंट होने हैं 3 चरणों में। ये माना जा रहा है कि 3 घंटे, यानी अगले 8 बजे से 3 घंटे, अगले 3 घंटे में यहाँ पर रुझान क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल कि कौन यहाँ पर इस प्रतापगढ़ से एमएलसी कौन बन रहा है, ये स्पष्ट हो जाएगा। जो शुरुआती रुझान है वो निश्चित तौर पर जो अभी खुले हैं बैलेट बॉक्स, उसमें अक्षय प्रताप सिंह वो आगे हैं, लेकिन अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो वोट पड़ रहे हैं, जो वोट पड़े हैं, उनकी जो गिनती हुई है बैलेट पेपर में, वो जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुभव ने बताया कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल होती है। एमएलसी चुनाव में काउंटिंग की प्रक्रिया वरीयता क्रम के आधार पर वोट मिलते हैं और यहाँ पर चूंकि त्रिकोणीय संघर्ष है, राजा भैया की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, तो इस त्रिकोणीय संघर्ष में 8:25 मिनट का वक्त हुआ, यानी तकरीबन 25 मिनट बीत चुकी है, मतगणना शुरू हुए और धीरे धीरे स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी। विवेक, आप लगातार हमें जानकारी देते रहिएगा, अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा। हम फर्रुखाबाद का रुख करेंगे। नितिन, क्या जानकारी अब वहां से निकलकर सामने आ रही है? 25 मिनट अब बीत चुके हैं, मतगणना शुरू हुए। देखिए बिल्कुल, देखिए जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, तो शुरुआती रुझान में ये जानकारी सामने आई, उन्होंने कुछ मतों पर बढ़त बनाई है। कुल मिला के चूँकि बैलेट बॉक्स से ये बैलेट पत्रों की मतपत्रों की गिनती होती है तो स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरा उसका कहा जाए वो पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वहाँ काउंटिंग होती है, वहाँ रैंडमाइजेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है और जो मतगणना कार्मिक होते हैं वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को कहा जाए रिजल्ट देना शुरू करते हैं। यहाँ चूँकि सबसे पहले बैलेट बॉक्स खोले जाते हैं और ब्लॉक वाइज जो बैलेट बॉक्स होते हैं और उसके बाद उनको फिर मिक्सअप किया जाता है, फिर 25-25 कहा जाए मतों का बंडल बनाया जाता है। उसके बाद जो निरस्त वोटिंग होते हैं, यानी जो कहा जाए ऐसे बैलेट पत्र ऐसे वो जो कहा जाए ख़राब हैं, उनकी सबसे पहले काउंट उनको एक तरफ किया जाता है और उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो शुरुआत में जानकारी आ रही प्रांशु दत्त द्विवेदी कुछ सीट मतलब मतों से अभी आगे चल रहे हैं और ये तय भी है। देखिए ठीक है नितिन, आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया के बाद अब मतदान के बाद अब मतगणना हो रही है। कहां पर क्या तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं, लगातार वो जानकारी दर्शकों को हम देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, यूपी में विधान परिषद के चुनाव, कुल जो सीटें उसके बारे में भी लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 27 सीटों पर मतगणना हो रही है प्राची, और 27 की 27 सीटें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। ग्राउंड से क्या तस्वीर आ रही है, कौन किससे आगे निकल रहा है, उसके बारे में भी हमारे तमाम जो सहयोगी है वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी, जालौन, ललितपुर से क्या तस्वीर है, देखिए प्रतापगढ़ से भी खबर है, जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से भाजपा के विशाल सिंह आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी आगे हैं और इसके साथ ही अब देखिए इलाहाबाद कौशाम्बी से केपी श्रीवास्तव आगे, ये भी जानकारी है। झांसी, जालौन, ललितपुर से रमा निरंजन आगे, और अलग अलग हिस्सों की क्या तस्वीर है वो आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वहां पर किस तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है वो आपको जानकारी दें। इसीलिए आपको लिए चलते हैं सीधे ही नीतीश के पास, वाराणसी से वो लगातार बने हुए हैं। नीतीश, वहां की क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? हालांकि आपने सीधे ये कहा कि सपा वहां पर रेस में है नहीं, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा के बीच में सीधा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ताजा अपडेट इस वक्त क्या मिल पा रहा है आपको?
राउंड के बाद सारे बैलेट पेपर दीपा वाराणसी के जिलाधिकारी बोल रहे हैं, पहले उनको जो हमारी असली काउंटिंग है वो चालू होगी। असली काउंटिंग के दौरान किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो काउंट होंगे और उसमें 300 बैलेट पेपर हर टेबल पे काउंट करवाने के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं। तो पहले राउंड में 2400 वोट गिने जाएंगे और दूसरे राउंड में 2400 से कुछ ज़्यादा वोट हैं, कुल मिला के 4876 वोट हैं जो गिने जाएंगे। तो 2 राउंड में ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस दोनों राउंड के काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद पता लगेगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होते ही हम रिजल्ट घोषित करेंगे। इसके बाद दूसरी काउंटिंग के बाद पूरा घोषित हो जाएगा। ये दूसरा चक्र है। इसमें अगर किसी कैंडिडेट को 50% ऑफ वैलिड वोट मिल जाते हैं तो वहीं काउंटिंग समाप्त करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर 50% वोट नहीं मिलते हैं तो एक तीसरे प्रकार का राउंड भी काउंटिंग का चलेगा, जिसमें लास्ट कैंडिडेट थर्ड होगा उसके वोट ट्रांसफर किए जाएंगे, फिर सेकंड जो कैंडिडेट होगा उसके वोट ट्रांसफर किए जाएंगे और इस प्रकार से पहले कैंडिडेट के टोटल जो वोट प्राप्त हैं वो गिने जाएंगे। तीसरे राउंड की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो सेकंड राउंड के अंत में पता लगेगा। कुल ये प्रोसेस लगभग 4 घंटे का है। आधे घंटे में जैसे ही ये मिक्सिंग का काम कंप्लीट होता है मुख्य काउंटिंग चालू की जाएगी। मुख्य काउंटिंग का पहला चक्र का जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा वो बाकायदा सार्वजनिक किया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी। बंडलों की काउंटिंग शुरू होगी। बंडल्स में बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हो गया और बंडलिंग करने का काम शुरू हो गया है। बंडलिंग करना और मिक्सिंग करना ये राउंड चालू हो गया है। जो आधा हो चुका है, आधा बचा है। 15-20 मिनट में ये पहली चक्र की जैसी काउंटिंग समाप्त होगी, मुख्य काउंटिंग जो बैलेट किस कैंडिडेट को कितने मिले हैं वोट, वो मुख्य काउंटिंग चालू हो जाएगी। नियम सर, प्राथमिक नियम राउंड का रुझान कब तक आ जाएगा? पहले राउंड का रुझान है, मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास पहले राउंड का रुझान प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक नियम अगर बात करें तो कैसे ये पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक नियम? प्राथमिक नियम ये होता है कि सबसे पहले बैलेट बॉक्सेस से निकाले जाते हैं। ये मैच किया जाता है कि बैलेट बॉक्स में उतने ही बैलेट पेपर हैं जितने की हमारी जो पोलिंग पार्टी थी वो गिन के उसमें डाल के लाई थी, वो दिखाया जाता है। सारे बैलेट पेपर निकाले जाते हैं और 25 की बंडलिंग करके उनको सारा मिक्सिंग करने के लिए लाया जाता है। इसलिए किया जाता है कि किस बूथ पे कितने वोट कहाँ गए ये पता ना लगे। सारे बूथ के जब सारे हमारे 26 जैसे बूथ हैं, 26 के बैलेट पेपर्स 25 के बंडल्स में जब बॉक्स में आ जाएंगे तो सबकी इतनी गहन मिक्सिंग हो जाएगी कि ये पता नहीं लगेगा कि किस बूथ पे किसको कितने वोट मिले। ये सीक्रेसी मेंटेन करने का एक स्टेप होता है। जब ये सारी मिक्सिंग हो जाएंगी तो उसके बाद ये बराबर 300 हर टेबल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब हमारी असली काउंटिंग शुरू होगी, जिसमें ये देखा जाता है कि 1 नंबर वरीयता का किस कैंडिडेट को मिला है। इस प्रकार से कैंडिडेट की वरीयता के हिसाब से उनके वोट गिने जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकंड जो राउंड है वो चलेगा सेकंड कैटेगरी ऑफ काउंटिंग के लिए। और उसके बाद अगर 50% कोटा किसी को मिल जाता है तभी वो काउंटिंग वहाँ फाइनल होती है। 50% कोटा फाइनल नहीं होता है तो एक अलग प्रकार का चक्र भी लास्ट में चलता है, जिसमें लास्ट वाले कैंडिडेट एलिमिनेट होता रहता है, उसके वोट बाकी कैंडिडेट को ट्रांसफर होते रहते हैं। इस प्रकार से अंतिम जब तक एक कैंडिडेट फील्ड में नहीं बच जाता तब तक वो काउंटिंग के ट्रांसफरेंस चलती रहती हैं। तो वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पता लगेगा कि वाराणसी में उस थर्ड प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आप देखें, वाराणसी जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे, यहाँ पे बंडलों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और फिर से जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि विजय जुलूस प्रतिबंधित है। किसी प्रकार से कोई विजय जुलूस आज नहीं निकालेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता भी कल तक लगी रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन किसी कैंडिडेट के द्वारा ना हो, ये सभी कैंडिडेट्स को बता दिया गया। तो किसी भी आचार संहिता के किसी